Assalamu alaikum girls, how are you? This is the continuation of hunger and population explosion, and this is, please open your books. We will proceed our reading. Yes, this is chapter number 9, okay? Hunger and population explosion. Please turn your pages. This is page number 35. लास्ट लेक्चर में इसको हमने जी लास्ट लेक्चर में इसका हमने एक पेज ही पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि आई विल टेक 2 लेक्चर्स ऑन द रीडिंग बिकॉज द चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी कैन नॉट इग्नोर इट्स टेक्स्ट। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द लास्ट 2 लाइन्स. दिस इज ऑन page number 35. Please open your books if you have it in hard copies or soft copies. But famines in Europe have been okay, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं क्योंकि ज़ाहिर है एक हफ्ता हो गया आपको इस लेक्चर को लिए हुए। थोड़ा सा इसका आपको मैं दोबारा से इसका कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। तो प्लीज़ फोकस ऑन द टाइटल. दिस इज़ हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. So we will find a direct relationship between two variables. यहाँ 2 वेरिएबल्स जो है ना वो राइटर ने डिस्कस किए हैं, एक तो भूख और दूसरा आबादी. तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? अब ऑब्वियसली अगर आप लोग अब मेरे सामने होते, क्वेश्चन आंसर का सेशन होता, कोई वार्म अप का सेशन होता, लेकिन चूंकि अभी ये पॉसिबल नहीं है तो मैं ही इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है, दिस इज़ ऑफ कॉमन सेंस कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हो रहे तो फैमिन्स का या भूख का, कहत का, स्टारवेशन का ख़तरा रहता है. तो पिछले लेक्चर में हमने इसके 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स पढ़े थे. इसमें वो थोड़ा बताती है, पहले आपको भूख की डेफिनेशन बताएगी ना. उसने बताया था आपको कि व्हाट द एक्चुअली हंगर इज़. तो वो बताती है कि हंगर, या वो मैं उस भूख की बात नहीं कर रही जो हम 2 मील्स के दरमियान फील करते हैं और खाना खा लेते हैं. वो उस भूख की बात कर रही है जो उन कंट्रीज़ में जो लोग जिसको सफ़र करते हैं जहाँ पे खाने के लिए सफिशेंट नहीं होता, जहाँ कहत पड़ जाता है. और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि हिस्ट्री ली उसने, और हिस्ट्री के अंदर से आपको कुछ रेफरेंसेस दिए, कुछ मेमोरीज़ उसने आपके साथ शेयर की जिसमें वो बताती है कि जो जितने भी फेमिन्स जो हिस्ट्री में आए हैं, कुछ जो बहुत खौफनाक थे, कहत जो थी, किल्लत थी जो खुराक की, वो आपको बताती है. ये कॉन्टेक्स्ट था. नाउ आई एम गोना स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 35, लास्ट 2 लाइन्स. बट फेमिन्स इन यूरोप हैव been much less serious than the other parts of the world. China had 90 major famines in 1 century. तो जो तारीख़ है उसके रिकॉर्ड में है ये चीज़ कि चाइना में एक सदी में तकरीबन 90 मेजर फेमिन्स जो हैं वो आए. कहत 90 बार, 90 बार जो है ना वो कहत पड़ा. 9.5 million people perished in a single famine which swept North China in the last century. पिछली सेंचुरी में क्या हुआ, नॉर्थ चाइना में जो कहत पड़ा, ठीक है, उसमें इतने लोग जो हैं वो ख़त्म हो गए. The Russian famine in 1921 से 222 killed several million people. अब ये देख लेंगे, पिछली सदी की बात है, अभी कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है. 10 million died in the Great Famine of Bengal 1969 to 70. As recently as 1942 in Bombay, 1 million starved to death when the rice crop failed. In India in 1964 to 65, there was the worst famine of the century, owing to the failure of the monsoon. So this is very familiar word. What is monsoon? Everybody knows that it's a name of rainy season, rainy weather. और ये जो बारिशें हैं ये ऑब्वियसली इस खित्ते के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. इसमें जो क्रॉप्स हैं उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. And many countries gave aid on a large scale and tried to help. However, imported food could not solve the problem. और होता यही है कि अल्लाह रहम करे, कहीं पर जब कहत पड़ जाता है तो जो दूसरे मुल्क हैं फिर वहाँ से खुराक इंपोर्ट की जाती है, कुछ अतियात भी भेजे जाते हैं,
दूसरे ममालिक जो है वो मदद भी करते हैं, लेकिन बात यही है कि जब एक मुल्क में कहत पड़ जाता है, उसकी अपनी खुराक जो है वो नहीं रहती, पैदावार उसकी जो प्रोडक्शन है वो एट स्टेक चली जाती है, तो फिर लोगों की जो भूख है वो बढ़ती चली जाती है, वो ख़त्म नहीं हो पाती, क्योंकि इन हाउस जो प्रोडक्शन है ना वो रुक जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है। वो पीछे उसने काफ़ी रीज़न्स भी बताई हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में वो फैमिन्स का बता रही है, तो साथ साथ रीज़न भी बताती है कि कहाँ कहत कैसे क्यों पड़ा था। Even if there had been enough availability, the ports could not cope with all the ships bringing the cargoes, and transport problems were so great that the food could not have been distributed to many of the isolated and hardest hit areas. So, dear students, this is one of the big problems when starvation started. कहीं भी किसी भी जगह पे तो होता क्या है कि जो हार्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते, जहाँ पर एक्सेस मुश्किल है, ठीक है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, दूर दराज के इलाकों में, वहाँ पर खुराक पहुँचाई कैसे जाए, द मेन प्रॉब्लम। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग जहाँ भी रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, वो अपनी खुराक खुद उगाते हैं, वहाँ पे खुद पूरी कर रहे होते हैं, या कुछ अपनी इर्द गिर्द की मार्केट्स, वो एक चेन सप्लाई की जो है वो मुल्क के अंदर तो जारी होती है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कहीं कहत पड़ जाए तो फिर जान के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि हर जगह पर खुराक पहुँचाना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। A year later, India still faced an even worse threat of famine. Famine may be caused by many things, so this is the turning point of your chapter. पहले यहाँ तक उसने historical references दिए हैं. Keep it in your mind, please hold on your pencils, अपने हाथों में रखें, notes बनाएं जो मैं बता रही हूँ आपको. Now this is page number 36, first paragraph हमने ख़त्म किया इसका. यहाँ तक उसने हमें क्या बताया है कि कहत दुनिया में कहाँ कहाँ पड़े, ठीक है। अब वो रीजंस बताएगी आपको। फैमिन में बी कॉज्ड बाय मेनी थिंग्स. It may be that there are just too many people for the amount of food available. It may be that crops have failed due to disease. Thousands, even millions will die of starvation because of famines caused by lack of rain. देखें इसमें अब अंडरलाइन करें, 3 चीज़ों का उसने बताया है, ठीक है। क्या बताया उसने कि एक खुदा न खास्ता जो फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं, ठीक है, या उसने बताया कि लोग बहुत, पहली बात उसने ये बताया कि लोग बहुत ज़्यादा हैं और फूड जो अवेलेबिलिटी कम है, फिर फसलें तबाह हो जाने का उसने बताया, और तीसरा उसने बताया कि बारिशें अगर कम हो तो तब भी ज़ाहिर है फसलें नहीं पकती और फिर जो अगला सीज़न है वो स्टारवेशन का होता है. इनफैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे नॉट ओनली इज़ देयर नॉट इनफ फूड बट ईच ईयर देयर आर मेनी मोर पीपल टू ईट इट. The number of people in the world is rapidly increasing, rather like a gigantic snowball, which not only gets bigger as it rolls, but goes faster as well. देखिए अब आपको वो बता रही है कि रीज़न क्या है, ठीक है. उसने कहत पढ़ने की अब वजूहात पे गौर करना शुरू किया, ठीक है. पहले उसने कहा जी लोग ज़्यादा हैं, दूसरा उसने कहा कि जी क्रॉप्स तबाह हो जाती हैं, तीसरा उसने कहा कि बारिशें रुक जाती हैं, चौथा जो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, अब वो आप टाइटल पर जाएं, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? कि जो आबादी का जो बॉम्ब है वो जो आबादी का बॉम्ब है वो इस तरह से फटता है कि उस पर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है. उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वसाइल कम है, रिसोर्सेज कम हैं, पैदावार कम है आपके मुल्क की, लेकिन जो आबादी है वो आपकी बढ़ती जा रही है, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. और उसने बड़ी प्यारी यहाँ पर एक सिमिली जो है वो क्रिएट की है, एक बहुत प्यारी सिमिली दी है. वो क्या है कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है ये किस तरह से है, जैसे एक पहाड़ के ऊपर से स्नो बॉल लुढ़कता आ रहा है, ठीक है, और वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, ज़ाहिर इर्द गिर्द की जो बर्फ़ है उसके साथ ऐड होती जाती है, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जा रहा है और वो तेज़ी से नीचे रोल ऑन भी करता है. तो ये बड़ा ख़तरनाक काम होता है जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है. ये अब जो आबादी का मसला है. 500,000 years ago the population of the world was very small, but since then it has gradually increased until by the birth of Christ the world population was about 200 to 300 million. The number doubled by 1650 and by 1850 doubled again to 1000 million. Now the world population is over 3000 million. The population is increasing at a rate which would double the numbers in only 40 years. A tremendous means great population explosion is taking place. कि आबादी जो है वो
क्या है कि हर ये से उसने पीछे थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड दिया है, उसको चेक करें कि कैसे आबादी डबल से डबल होती जा रही है सालों के साथ साथ. It has been calculated that unless the growth is checked in some way within 2 or 3 centuries, there will only be enough room on the earth for people to stand up. तो बड़ी ख़तरनाक बात उसने ये कही है कि अगर आबादी इसी तरीके से बढ़ती गई तो आने वाली 2-3 सदियों में क्या होगा कि एक आदमी के पास हर आदमी के पास सिर्फ इतनी जगह होगी कि वह ज़मीन पर खड़ा हो सकेगा. जस्ट इतनी सी उसके लिए जो कैपेसिटी होगी ज़मीन पर, आबादी इतनी बढ़ जाएगी. जी, ये यहाँ तक उसने बता दिया जी जो फेमिन्स हैं उनकी मेन रीजंस, और जो द मोस्ट बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. सबसे बढ़ के क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. कि आबादी बहुत बढ़ रही है तो इसलिए दिन ब दिन जो है वो खुराक जो है वो ज़मीन पर कम होती जा रही है. अब वो बताएगी नेक्स्ट पैराग्राफ में कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ की जो है वो मेन रीज़न क्या है. द मेन रीज़न देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है. पहले आप पीछे देखें, पिछला पैराग्राफ क्या था कि फेमिन में बी कॉज्ड बाय मेनी थिंग्स, ठीक है. उसने बताया कि कहत पड़ने की बहुत सी वजूहात हैं, और ये पैराग्राफ इसने ख़त्म किया कि सबसे बड़ी रीज़न आबादी बढ़ने की है. अगला पैराग्राफ वो शुरू करती है, क्या कहती है कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है जी. The main reason for population increase is due to the number of people who are born in any year being greater than the number who die. ठीक है. क्या पॉपुलेशन बढ़ने का एक ये भी इसकी वजह है कि जो लोग मरने वालों की तादाद कम है और पैदा होने वालों की ज़्यादा है. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, एंड सिंपली इट इज़ कॉल्ड, जैसे कि राइटर ने आपको बताया कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट. फॉर एग्जाम्पल इन द यूके द बर्थ रेट फॉर 1963, अब वो हर चीज़ का उसने ना फैक्ट्स लिए हुए हैं, हर चीज़ के उसने अदाद-ओ-शुमार स्टेटिस्टिकल डाटा उसने लिया हुआ है आपको बताने के लिए, ताकि आप इनको प्लस माइनस करके आप चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकें. यूके का उसने एक रिकॉर्ड उठाया हुआ है. वो क्या है कि इन द यूके द बर्थ रेट फॉर 1963 नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन वाज 18.2 एंड द डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन वाज 11.6. ठीक है. अब देखिए 1.2 है बर्थ रेट और 11.6 है डेथ रेट. द पॉपुलेशन इज देयरफॉर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ, जो इनका दोनों का डिफरेंस है वो पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट है, एट द रेट ऑफ 6.6 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन. इन द पास्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द बेबीज born grew up. Now in the industrial countries of the West, 19 out of 20 becomes adult. One couple on an average need only produce just over 2 children to replace themselves and keep the population at the same level. फिर अब क्या हुआ कि इस दौर में क्या है, पहले ज़माने में ये होता था कि डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होता था. क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा पेंडेमिक्स होते थे और इतने कंटेजियस डिजीज़ और इस किस्म की बीमारियां होती थी जिनका इलाज ही नहीं होता था, और इन्फेंसी में ही बहुत से बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती थी. लेकिन अब ज़ाहिर है मेडिसिन का जो है, जो साइंस है जिसमें मतलब क्या कहना चाहिए इसको, जो मेडिकल वर्ल्ड है वो भी एडवांस हो गई, वैक्सीनेशन दस्तयाब हो गई. तो जो ज़ाहिर है जो बॉर्न अप बेबीज़ हैं उनके अडल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है. जो वो सेहतमंद बचपन गुजारते हैं, बड़े हो जाते हैं. Among the Western nations, a decline in the death rate has been followed after an interval by the reduction in the birth rate, so that the population is not now growing so fast. But even in these areas where people have only a comparatively small number of children, of the low death rate means that the population is still growing fairly rapidly. In the USA, where on an average each woman has only 3 children, the population increases by almost half as many again every generation. In Asia and the Far East, the death rate has been reduced rapidly by modern medicine and epidemic control. मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, कि मॉडर्न मेडिसिन और एपिडेमिक यानी ये जो वबाओं के कंट्रोल की वजह से एशिया और फार ईस्ट की भी इसने बात की है कि वहाँ पे भी जो डेथ रेट है वो कम हो गया है. In Ceylon, for example, the death rate was reduced by 1/3 in 2 years by greatly reducing mortality from malaria. This was due to the discovery of DDT, which killed off the mosquitoes which carry malaria. For example, हर चीज़ का मैंने आपको बताया, वो आपको फैक्ट दे रही है, बता रही है. तो उसने बताया कि मलेरिया के कंट्रोल से भी ज़ाहिर है, फॉर एक चीज़ DDT डिस्कवर हुई जिसकी वजह से मच्छर मरे और मलेरिया कंट्रोल हुआ, तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर है जो डेथ रेट है वो उसकी शरह कम हो गई. अच्छा, अब इस तरह से है कि मैंने आपको बताया कि अब एक पेज रह गया है
इसका रीडिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट द रीडिंग एंड वी विल डू 2 or 3 क्वेश्चंस एज वेल। पूरा चैप्टर मैं आपको ये पढ़ाना चाह रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। इसमें अब आप ये जो पीछे मैंने ये जो पेज पढ़ाया है ना मैंने आपको, प्लीज़ राइट अ क्वेश्चन। ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है, इसको आपने करना है। ये जो मैंने पढ़ा लिया इसमें से आपने एक क्वेश्चन में बोल रही हूँ, आप लोगों ने लिख लेना है। राइट डाउन सम इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ द फेमिन। राइट डाउन सम इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ द फेमिन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये कॉम्प्रीहेंशन आप समझ लें, आपका चेक हो जाएगा इससे कि आपको चैप्टर की समझ आई है कि नहीं, मेरी बात की समझ आई है कि नहीं। जो कमिंग लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला कमिंग वेंसडे को, उसमें मैं ये पेज नंबर 36 कंप्लीट हो गया, 37 कंप्लीट करवाऊंगी एंड देन वी विल डू विद द एक्सरसाइजेज एंड सिनोनिम्स एज वेल। और भी इस चैप्टर में फिर मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आपको करवाऊंगी। तो यहाँ तक अब आप लोगों ने इसकी पेज नंबर 36 कंप्लीट हो गया। और 37 जो है, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ इसलिए नहीं शुरू करवा रही कि अब हमारा वो जो वीडियो का टाइम है वो शॉर्ट है, मैंने शुरू करवा लिया तो वो एंड नहीं हो सकेगा। पेज नंबर 37 का पहला पैराग्राफ विच कैरी मलेरिया तक मैंने कंप्लीट करवाया है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क जो मैंने अभी भी आपको बताया है। राइट डाउन सम इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ फेमिन। दिस इज़ रिटन वर्क एंड द रीडिंग वर्क यही आपने यहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। और मैं ओपन कर दूँगी ग्रुप लेक्चर सुनने के बाद। आपको जो भी मुश्किल लगे, जो भी प्रॉब्लम लगे, आई विल बी देयर फॉर हाफ एन आवर, फॉर 15 to 20 मिनट्स, तो यू कैन आस्क। और आप लोग इररेलेवेंट बातें ग्रुप खुलते ही करते हैं, वो मत किया करें, ठीक है। लेक्चर सुन के और उसमें जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो आपको पूछना चाहते हैं आप, बस वो आप पूछा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।